ये सारा जो विचार विचार वाला कल प्रश्न टॉपिक उठाए थे हम, गांधी, नेहरू, टैगोर, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छोड़ दिए हैं, जो पढ़ाई नहीं है, हम आपको न बताए हैं, बाद में हमको ख्याल आया हिस्ट्री में ही है और बिहार में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह, ठीक है ना। और बिहार से मतलब नहीं है कि सिर्फ बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे इंडियन हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा विद्रोह है ये, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना से पहले इससे बड़ा विद्रोह कोई नहीं हुआ था। एकदम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, केवल तारीफ नहीं करना चाहिए हर चीज का भारत का, ठीक है। ईरानी झांसी वीरांगना थी तो ये थी, वैसे नहीं आंसर, ठीक है। आंसर लिखना है जो सही बात हो, स्पष्ट बात हो, वो लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में ही सबसे ज्यादा विद्वान पैदा हुए हैं, भारत में ही सबसे अधिक वीर पैदा हुए हैं, ठीक है। क्या जब क्वेश्चन लिखिए तो उसको एकदम, कमीशन क्या खोजता है आपसे, जो स्पष्ट बात हो वो लिखना है। इन्हीं की तारीफ का पुलिंदा बांध दिए आप, ठीक है। कोई भी टॉपिक में ये नहीं करें कि 1857, और हम आपसे पूछेंगे भी इसमें कुछ प्रारंभ में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा, अगर आपको जितना भी जानकारी होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अभी विचारक में गांधी जी, टैगोर, ये सब बाकी हैं। जरूरी नहीं कि नेहरू के बारे में पूछा जाएगा सवाल, ठीक है, जो हम कल पढ़ा दिए। टैगोर और गांधी के बारे में भी पूछा जा सकता है। गांधी जी के बारे में हर आदमी कुछ न कुछ बोल सकता है भारत का, ठीक है। लेकिन वास्तविक स्थिति है कि बहुत कम जानता है गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो आप 1857 के विद्रोह के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए कुछ भी। ये नहीं ना जवाब दीजिएगा 1857 का विद्रोह सर 1857 में हुआ था, बताइए अलग बात। बताइए बताइए। जब एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर का चर्बी का अफवाह फैल गया था, तो भगत सिंह उसको ये मंगल पांडे उसको चलाने से मना कर दिए और वो विद्रोह कर दिए। फिर जितने भी 34 बटालियन खंड में सबको ये बोल दिए कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का मेजोरिटी ज्यादा था सैनिक का। थोड़ा साइन कर लीजिए जल्दी जल्दी जो करना है, ठीक ना। हम बताएंगे कुछ बात, दिमाग अगर आपके एकाग्र नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा वो। आप आगे बैठिए, कहें अलग बैठे हैं, बुखार लग गया है तो बुखार वहां बैठने थोड़ी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमको लगा कि वहां कुछ खास इलाज के लिए बैठे क्या। ये बताइए कि उस राइफल का क्या नाम था। एनफील्ड राइफल था। उस राइफल का नाम था ब्राउन बैस। ये सब हम आपको बता रहे हैं इसलिए कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। लेकिन ये आप ये पहले बताइए कि हाँ, आपके हिसाब से चर्बी लगे कारतूस का मामला जो था वो विद्रोह के लिए कारण बना, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या कारण है बताइए। ऐसे बहुत से कारण है सर, जैसे कि अंग्रेज इनको भी यहाँ से भेज दिए, जैसे लखनऊ में उनको भेज दिए थे, जो लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, उनको वहाँ पे भेज दिए थे पेंशन पे, उनको वहाँ से अपना गद्दी से हटा के अलग भेज दिए थे। तो उनके भी मन में ये था मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे। और फिर ये वो तो आप गाना बोल रहे हैं, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। उनका सोच में था ये सर, और अंग्रेज इतने अत्याचार कर रहे थे सर, इसलिए ये सब था। बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली के शासक, उनकी जो पावर थे उनको एकदम कम किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। एक तो दिल्ली में ये उबाल था नहीं, ताकि बहादुर शाह उस समय काफी ज्यादा उम्र के कारण वो तो युद्ध लड़ नहीं सकते थे। और फिर मेरठ में देखा जाए, मेरठ और ईस्ट इंडिया कंपनी सर, और ये भी एक पॉलिसी आ गया था सर कि जिनका बेटा नहीं है वो आगे गद्दी पे नहीं बैठेंगे, कोई अंग्रेज बैठाएगा उसके। झांसी की रानी जैसे उस पे अंग्रेज के अंतर्गत आप लोग बृहस्पतिवार को नहीं बोलती हैं क्या, कुछ बता नहीं रही हैं। बोलना चाहिए ना कुछ। किन्हीं लोग से पूछ रहे हैं हम, किसी भी आदमी से पूछ रहे हैं, बताइए क्या है 1857 का विद्रोह।
ये जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये इवेंट हुआ, घटना हुआ। बीच बीच में कोई बेगम हजरत महल का नाम आ जा रहा है, कोई बहादुर शाह जफर का नाम आ जा रहा है, ये तो घटना है। बढ़िया समझ लीजिए और ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। तब जो कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि हाँ इसने 1857 के विद्रोह को भली भांति समझा है। ये नहीं कि हिंदूवादी और भारतीय दृष्टिकोण से लिख दीजिएगा ये रानी झांसी की रानी ये थी, वो थी, कुंवर सिंह ये थे। ये आंसर नहीं होता है, गलत आंसर है। लिखिएगा कंट्रीब्यूशन लिखिएगा जब पूछा जाएगा तब, ठीक है ना। अत्यधिक बड़ाई नहीं करना चाहिए किसी, ठीक है। तारीफ बच्चे की क्लास से ही रानी झांसी का गाना गाता है, नहीं गाता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री को बार बार छेड़ा गया है भारत में, ठीक है। तो सही बात है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि 1857 का विद्रोह एक प्रकाष्ठा था। 1857 का विद्रोह एक पराकाष्ठा था। उसके पहले कई विद्रोह हुए थे, ठीक ना, भारत में। समझ गए ना, ये क्या है, विद्रोह है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको रटा होना चाहिए कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। बताइए, जैसे कि पहले भी हम आपको जनजातीय विद्रोह में पढ़ाए हैं, कौन सा विद्रोह हुआ था बताइए, कोई भी विद्रोह। हाँ, चोर विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम जाति का विद्रोह, ये विद्रोहों की परंपरा रही है भारत में, ठीक है, पहले से। और 1857 का विद्रोह इन विद्रोहों की पराकाष्ठा को बताता है, ठीक है। ये हम बीच से पढ़ा रहे हैं, आप समझे नहीं कहां से पढ़ा रहे हैं हम। 1857 के विद्रोह के बारे में बता रहे हैं हम कि ये विद्रोह कोई नया विद्रोह नहीं था, बल्कि ये विद्रोहों की परंपरा भारत में रही है 18वीं शताब्दी से। और 1857 का विद्रोह जो है इन सभी विद्रोहों की पराकाष्ठा को बताता है, क्लाइमेक्स को बताता है। लेकिन इस विद्रोह के कारण क्या थे, तो इसमें बेगम हजरत महल, दुनिया दीवाना कोई का नाम नहीं लेना है, वो घटना है, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा तो ले लीजिए, नोट कर लीजिए सारे कारण क्या है इस 1857 के विद्रोह के। ऐसे बांट दीजिए तब आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे लिखना है आंसर, ठीक है ना। तो पहला जो मैंने विद्रोह का कारण बताया है वो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को आप कैसे लिखेंगे, क्या समझेंगे आर्थिक कारण में, ये आपको बैठ के हम समझा रहे हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाइए, ठीक है। पहले तो आप जानिए कि 1857 के पिछले 100 साल में भारत में अंग्रेजी शासन था। पहले आप लिख लीजिए तब समझ लीजिए। लिख लिए, माने कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट जो पूछा जाएगा तो पहला इकोनॉमिक कॉज, दूसरा पॉलिटिकल कॉज, तीसरा सोशियो कल्चरल कॉज और चौथा में लिखिएगा इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण, ठीक है। और बिहार में भी यही लागू होता है, ऐसा नहीं कि बिहार में कोई दूसरा कारण हो जाएगा, ठीक है। पहला जो मैंने लिखा इकोनॉमिक कॉज, तो आप ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी ले लीजिए कि भारत में 1757 में क्या हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ और उसके बाद तुरंत 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद पलासी के युद्ध ने यह तय नहीं किया था कि अंग्रेज उत्तर भारत के शासक होंगे, लेकिन बक्सर के युद्ध में जब उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को अंग्रेजों ने बुरी तरह पराजित कर दिया तो यह साबित हो गया कि उत्तर भारत में अब शासन का कार्य अंग्रेज ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 1765 में अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से
दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके लिए उन्होंने 2 संधियां की, एक इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना, फिर इलाहाबाद की संधि, ठीक है। एक अवध के नवाब के साथ हुआ था और दूसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। इस संधि के बाद उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली। दीवानी का क्या मतलब होता है? एक लाइन में बताइए, पता नहीं कभी। टैक्स कलेक्शन, बस भू राजस्व वसूलने का अधिकार, परमिट से मतलब नहीं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वो भू राजस्व वसूल सकते हैं और भी टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज शासक हो गए, और जब शासक हो गए तो इन्होंने नाम के लिए भारतीय उप नवाबों को नियुक्त किया। नाम था केवल, पैसा मिलता था अंग्रेजों को, रेवेन्यू मिलता था अंग्रेजों को, और प्रशासन होता था भारतीयों के नाम पर, ठीक है। और एक व्यक्ति ने कहा भी था कि ये, अभी अंग्रेजों में से ही एक व्यक्ति ने कहा था, शायद कॉर्नवालिस ने कहा था कि फिलहाल हमारे लिए यह नाम या छाया आवश्यक है। छाया नाम का मतलब क्या होता है? नाम लोगों के नजर में, बिहार भारत के लोगों को नजर में लगे कि नहीं अभी भारत का ही शासक है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 2 नवाब हो गए थे, एक अंग्रेज और एक हिंदू, ठीक है ना। हिंदू मतलब भारतीय, लेकिन वास्तविक सत्ता कहाँ थी? अंग्रेजों के यहाँ। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक शोषण की एक बहुत संगठित शुरुआत की। वो संगठित शुरुआत मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टिंग क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? पहले उसने, अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकरण कर दिया। औद्योगिकरण मतलब है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? भारत में अब जो बुनकर थे, जो हस्तशिल्प के काम करने वाले थे, उनको बाध्य किया कि वो काम नहीं करें, बल्कि कच्चा सूत जो है वो अंग्रेजों को दे दें। ऐसा मजबूरी कर दिए कि कुछ शिल्पकारों ने अंगूठा कटवा लिया अपना, ठीक है। यही सूत लंकाशायर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के मिल में जाता था और वहां से तैयार कपड़ा के भारत के बाजार में बेचा जाता था, ठीक है। हाँ, यानी भारत को एक रॉ मटेरियल का देश बनाया अंग्रेजों ने, कच्चे माल का देश बनाया और एक बाजार बनाया, तैयार माल को खरीदने वाला बाजार बन गया। इससे क्या हुआ कि जो गैर कृषि कार्य करने वाले जो छोटे छोटे उद्योगों पर आश्रित भारतीय लोग थे, वो बर्बाद हो गए, वो मजदूर बन गए, श्रमिक बन गए, ठीक है। और शहरों की ओर वो पलायन कर गए, क्योंकि गांव में उनका रहना मुश्किल होगा। इसको कहते हैं वीक औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा काम किया अंग्रेजों ने कि भारत में एक नई भू राजस्व पद्धति, लैंड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किया 1790 में, और 93 में इसको परमानेंट बना दिया, स्थायी बना दिया। वो कौन सी भू राजस्व पद्धति थी? इसके अंतर्गत 3 व्यवस्था थी। पहली, स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं या जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा, महालवाड़ी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के द्वारा कृषकों का अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया, शोषण किया गया। कारण क्या था? इसमें भू राजस्व का दर जो था बहुत बढ़ा के रखा गया था, और उनको वसूलने के लिए शोषणकारी उपाय, एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स लिए जाते थे, और इस कारण से किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। फिर से आपको डिटेल में बता देते हैं। जमींदारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक माना गया, कि जमींदार जो है भूमि का मालिक है। उसका काम क्या था? जितना भी राजस्व वसूलेगा, मान लीजिए 100 रुपया वसूला, उसका 89 रुपया वो अंग्रेजों को दे देना था, और 11 रुपया उस वसूलने के एवज में मेहनताना वो रख लेता। इसमें किसान से क्या करते थे जमींदार? और ज्यादा वसूलते थे, ठीक है। कई बार नहीं भी जमा करते थे, कई बहाना बना देते थे अंग्रेजी खजाने में, नहीं जमा करके कहते थे कि फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में डायरेक्ट रैयतों से लगान लिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त कहाँ प्रचलित था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और बनारस में, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास में, ठीक है, दक्षिण भारत और बॉम्बे में प्रचलित था। थॉमस रीड और हेक्टर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लॉन्च किया था। महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी ने पश्चिमोत्तर भारत में यानी पंजाब एरिया में प्रचलित किया था।
तो उसमें भी क्या किया जाता था कि सारे गांव को एक महाल माना जाता, 10 गांव 20 गांव का एक ग्रुप बना के एक महाल बना दिया जाता और मामलतदार को नियुक्त किया जाता था कि एक प्रतिनिधि को, कि तुम सारे गांव के टैक्स को कलेक्ट करके तुम अंग्रेजी खजाने में जमा करो। उसमें भी दर बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा गया था। ये आपको पीटी के लिए पढ़ना चाहिए, इसे याद रखना चाहिए। इससे क्या हुआ, किसान की स्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्दशापूर्ण हो गई, मतलब किसान एकदम दीनहीन अवस्था में हो गए और भीतर ही भीतर उनमें असंतोष था। और बहुत सारा कारण आप देखेंगे, कई छोटे छोटे विद्रोह भी हुए किसान के। इसी समय 1859 में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। और भी पावना बंगाल का पावना जिला है पावना, ठीक है, यूसुफ जाई परगना, वहां भी विद्रोह हुआ था। दक्कन में कृषकों के दंगे हुए थे, ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ये सारे संतोष को बताता है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, इतना करने के बाद एक कृषि के अंतर्गत एक नया सिस्टम लाया जिसको कहते हैं नगदी सिस्टम। नगदी सिस्टम को कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, कहता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। उसमें क्या किया उन्होंने कि अब खाद्यान्न फसलों के बदले, सीरियल क्रॉप्स के बदले उन्होंने कहा कैश क्रॉप बोया जाए, जैसे अफीम, चाय, कॉफी। इससे भी किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ, क्योंकि इससे भारत में खाद्यान्न की उपलब्धता, सीरियल क्रॉप की उपलब्धता कम होने लगी और लोग भूखमरी से मरने लगे। और रहा सहा कसर तब और पूरा हो जाता था जब बीच बीच में फेमिन आता था, दुर्भिक्ष आता था और कई लाख लोग ऐसे मारे जाते थे, ठीक है ना। कभी कभी तो इतना भयानक अकाल पड़ता था उस समय कि लोग ही एक दूसरे को खाने लगते थे भूख से। जैसे 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसके पहले भी बहुत सारा अकाल पड़ा था। यानी स्थिति जो थी बहुत खराब थी आर्थिक रूप से। भारत से ही भारत के राजस्व को दोहन होता था और इंग्लैंड भेजा जाता था, जो बाद में दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत के द्वारा समझाया जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है ना, आर्थिक निष्क्रमण का सिद्धांत। यानी भारत का पैसा लंदन में जा रहा है या ब्रिटेन जा रहा है, बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आर्थिक कारण बहुत बड़ा कारण था इस विद्रोह की, ठीक है, क्योंकि मौके की तलाश में थे लोग कि कब ऐसा मौका मिले कि हम कोई बड़ा सा व्यापक विद्रोह में शामिल हो जाए और अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से समाप्त हो जाए, ठीक है। इसको लिखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आर्थिक कारण। जब आर्थिक रूप से आप कमजोर रहिएगा तो आपके अंदर डिसकंटेंट रहेगा, संतोष रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण। भारत के जो राजे राजवाड़े थे ये भी अंग्रेजी शासन से नाराज थे। हाँ, उसको विस्थापित कर दिया गया, जूट की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, हाँ, लिख सकते हैं आप। राजा राजवाड़ा और रियासत के जो लोग थे वो इसलिए नाराज थे कि धीरे धीरे एक एक करके राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा होते जा रहा था। एक सिस्टम लाया था सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा राजा के राज्य में अंग्रेज एक सेना रख देते थे और कहते क्या थे कि हम आपकी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, ठीक है, और तुम कोई भी विदेशी शक्ति से संबंध नहीं रखोगे, बदले में इस सेना का जो खर्चा है वो तुम ही दोगे, और अगर पैसा नगद नहीं दे सकते हो तो कुछ अपने राज्य का भूभाग इस सेना के खर्च के लिए अलॉट कर दो, ठीक है। नहीं दोगे तब की बात है, तब तुम कुछ क्षेत्र उस सेना के खर्च के लिए दे दोगे। उद्देश्य क्या था, एक रेजिडेंट अंग्रेज रखते थे भारत के राजाओं के दरबार में। वो रेजिडेंट क्या था, एक स्पाई था, जासूस था। राजा के राज्य संबंधित सारी घटनाओं की सूचना अंग्रेजों को देता था और अंग्रेज धीरे धीरे राज्यों के आंतरिक मामलों की जानकारी ले लेते थे और मौका देखते ही उस राज्य पर हमला करके उस राज्य को अधिग्रहित कर लेते थे, एनेक्स कर लेते थे। तो सहायक संधि की प्रणाली से भारत के राजे राजवाड़े बहुत नाराज थे। दूसरी बात की इन्होंने गोद लेने का निषेध करके और भी कई तरह के प्रतिबंध राजाओं पर लगाए, ठीक है, और राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी और अंग्रेजों के
आगे राजाओं को नतमस्तक होना पड़ा था। ठीक है, नतमस्तक का मतलब झुक के रहना पड़ता था। और भारत के राजाओं में से कई राजा ऐसे थे जो इस चीज को स्वीकार करते थे। वो चमचागिरी करना कहीं ज्यादा अच्छा समझते थे, बदले में अंग्रेजों के यहाँ से भगाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे भारत में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने लगा, जैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, राणा रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह, ठीक है ना, जिन्होंने अंत समय तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत को बरकरार रखा। ठीक है, लेकिन कई राजा ऐसे थे जो इनकी चमचागिरी करते थे। और जमींदार वर्ग जो था भारत का, वो पूरी तरह से अंग्रेजों का पिट्ठू था। ऐसा क्यों था कि अंग्रेज इनको सुविधा देते थे, यानी जमींदार वर्ग जो था सुविधा भोगी वर्ग था। और मेरे हिसाब से अंग्रेजों से ज्यादा भारतीयों के शोषण के लिए भारतीय जमींदार जिम्मेवार थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो वर्ग था वो समाज में अभी भी ऐसा वर्ग है जो बस अपनी दृष्टि से सोचता है, व्यापक दृष्टिकोण से नहीं सोचता है। जमींदारों ने हमेशा भारतीय लोगों का ही शोषण किया, अपने ही भारतीय भाइयों का शोषण किया है। वो तो जमींदार के पिट्ठू थे, साहूकार महाजन। उसको माध्यम बना के शोषण का मुख्य केंद्र कौन था? जमींदार। साहूकार महाजन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो, आज भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिजनेस में रहता है, वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, कोई जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन जमींदारों के शह पे, जमींदारों के प्रोत्साहन पे साहूकार महाजन झूठे कागज तैयार करवा लेते थे, किसानों की जमीन को से बेदखल कर देते थे। तो सारा कुछ जमींदारों के इशारे पे होता था। आज भी जमींदार जो यहाँ पे हैं, जमींदार तो नहीं है लेकिन मतलब जो वैसे वर्ग है, आज भी वही मानसिकता है। ठीक है, अब आगे मत खुलवाइए, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, इनको अपने से मतलब है। इसलिए मैं उस दिन बोल रहा था कि भारत एक सामंतवादी देश। ठीक है, और प्रजातंत्र के जो अगुआ है, नेता, वो भी पहले उन्हीं से संपर्क करते हैं क्षेत्र में। आम आदमी संपर्क नहीं करते हैं, वो बताते हैं, जिम्मा लेते हैं कितना वोट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा। ठीक है, तो राजा राजवाड़े वाला समझ गया ना। लेकिन राजा राजवाड़े के बारे में और भी बताएंगे 1857 विद्रोह में। ठीक है ना। हाँ, अधीनस्थ संघ की नीति, उसमें कई नीति है, एक नीति नहीं, उसको लिखना है। पहला है घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ एपेक्स एनेक्सेशन। ठीक है ना, ऐसे से बहुत सारा पॉलिसी है। लेकिन ज्यादा लिखिएगा तो क्वेश्चन में बढ़ जाएगा लंबाई। हाँ, यानी मूल मुद्दा क्या है? अंग्रेजों के द्वारा एक एक करके भारतीय राज्यों का विलय किया जा रहा था। यह भी एक असंतोष का कारण है। लेकिन ये असंतोष जो है वह राजाओं का व्यक्तिगत असंतोष है। ऐसा नहीं कि कोनो व्यापक दृष्टि से वो विद्रोह में शामिल हो रहे थे। इनका अपना निजी हैसियत, निजी स्टेटस ह्रास पे था, डिक्लाइन हो रहा था, इसलिए वो भाग लिए थे। इसलिए कभी भी तारीफ नहीं की जाएगा झांसी की रानी और जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, इन लोग अपने जमीन छीन गया था, इसलिए शामिल हुए थे। ठीक है ना। अब जैसे इनको मिल जाता तो ये विद्रोही से अलग हो जाते। ठीक है, लेकिन इनका योगदान है कि इन्होंने वीरता से, इसके लिए योगदान है इनका। ठीक है, अगला ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। अंग्रेज अपने आप को स्वामी जाति कहते थे, स्वामी जाति की अवधारणा। ठीक है ना, मतलब व्हाइट मैंस बर्डन, यानी कहते थे कि भारतीय लोग असभ्य बर्बर हैं, इनको सभ्य बनाना हमारे ईसाई धर्म का उद्देश्य है और हमारा यहाँ रहना जरूरी है, तभी भारतीयों में सभ्यता संस्कृति आएगी। क्योंकि हमारे बगैर रहे भारतीय बर्बर की तरह रहेंगे। और कुछ बात सही भी है, आज भी ये लागू होता है। जिस तरह का सभ्यता का मापदंड पश्चिमी देशों में विकसित हो गया है, उस तरह का भी बहुत समय लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये लिखिएगा मत कभी में, ये हम बता रहे हैं। ये मत लिख दीजिएगा कभी भी हम लोग अब बर्बर है। ठीक है,
लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक सभ्यता का मापदंड वहां विकसित हो गया है। जैसे यहाँ जाते हैं ना, सड़क पर पानी होगा, कीचड़ लगेगा है, या जाइएगा कहीं, एक तो लाल कपड़ा लेके खड़ा हो जाएगा रोड पे तो पूरा भीड़ लग जाएगा वहां पे, लेकिन वीडियो बनने लगेगा, मतलब इस तरह का है ना। क्यों? ये चीज बाहर नहीं है। बाहर घटना होती है, मर्डर होता है, ये होता है, लेकिन भारत में आप देखेंगे ना कि बहुत अनर्गल चीज भी होता है। यहाँ सभ्यता, यहाँ पर बैंक पे जाइएगा तो भीड़ लगा रहेगा, स्टेशन पे जाइएगा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप लगे रहिएगा टिकट लेने के लिए तो बाएं तरफ से 2 ठो आ जाएगा, बस गाड़ी लगा है, जा ही रहा है, बस तो छूट रहा है, छूटेगा नहीं गाड़ी। उसके बाद थोड़ी देर में देखिएगा आके बाहर बाहर कॉफी पी रहा है, लेकिन वो आपको बेवकूफ बनाया। ये सभ्यता जो है ना, ये नहीं है भारत में। देखिएगा, कभी एनालिसिस कीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। हम पढ़ाने के समय में बता रहे हैं भाई, बर्बर रहेंगे तभी आप सभ्य रहेंगे। जब आप सभ्य रहेंगे तो कभी नहीं रहेंगे, मतलब असभ्यता नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग को जानने का ज्यादा जरूरी होता है सर। एक्सीडेंट हो गया, ये बचाना नहीं है, कैसे हुआ ये उनको जानना है, जान के करना सब कुछ जान। जब बर्बर रहेंगे आप तो आपके अंदर सभ्यता नहीं है, तभी ना आपको बर्बर कहा जाएगा। आप वहशी की तरह, जंगली जानवर की तरह व्यवहार करेंगे क्योंकि आप बर्बर हैं। किसी को आप मार देंगे, अगर आपके पास बंदूक है, आपके पास तलवार है, किसी का जान ले लेंगे आप, क्योंकि आप बर्बर हैं। लेकिन अगर यदि कोई सभ्य आदमी होगा, वो सभ्यता को जानता होगा, तो उसको मुंह से भी खराब बात नहीं बोलेगा, मारना तो दूर की बात है। इसको कहते हैं कल्चर्ड, मतलब सांस्कृतिक रूप से समुन्नत व्यक्ति। अगर आप हम बता रहे हैं, अगर आप मेरी बात को आप मतलब ऐसा गलत लग रहा है तो आप कभी एनालिसिस कीजिएगा समाज में, यहाँ सभ्यता की जरूरत है कि नहीं। देखिए, खासकर अपने राज्य में है या नहीं है, बताइए। ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि हम लोग का तो हम लोग का कल्चर बहुत अच्छा है, वो तो हर आदमी कहेगा। जैसे होता है ना भारत की संस्कृति, इसमें थोड़ा अब यहाँ रहेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे, पोलैंड की संस्कृति खराब है, ब्राजील की संस्कृति खराब है, अमेरिका की संस्कृति खराब है। कहता है अमेरिका में फादर डे इसलिए मनाया जाता है कि फादर्स को आदमी पहचाने की कौन है। ठीक है, और यहाँ तो बिना पहचाने सब जानता है कौन फादर है मेरा। यहाँ कौन ये है? कल्चर को कहीं ना कहीं उस तरीके से देखा जाता है, लेकिन वो लोग उसी में रहने के अभ्यस्त हो गए, उनको वही कल्चर अच्छा लगता है। अब हम अपना देश है तो हम इसकी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने ही देश की, जिसको कहते हैं उग्र राष्ट्रीयता, तो अपना ही देश जो है सबसे बढ़िया देश, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व बंधुत्व में विश्वास करना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को अपना एक परिवार समझना चाहिए। और ये भारत का वैदिक संस्कृति कहता है वसुधैव कुटुंबकम, कहता है ना। ये नहीं कि भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, अमेरिका, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पाश्चात्य विश्व ने सिखाया है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, वो है उदारतावाद, मानवतावाद। सारा विश्व का एक एक आदमी भाई की तरह है, कोई अलग नहीं है। अरे हाँ भाई, तो वैदिक काल भारतीय का ना है, हम कहाँ कर रहे हैं। ये तो इधर का बनाया हुआ है, आजादी के बाद का, विविधता में एकता। वसुधैव कुटुंबकम वैदिक काल का स्लोगन है, जिसका मतलब है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वो तो G20 का है। ये सब बात आजादी के बाद वाला मत बताइए, पहले वाला बताइए। जैसे कहने का मतलब क्या हम बोल रहे थे अभी आपको कि वसुधैव कुटुंबकम से पहले क्या बता रहे थे? पूरा विश्व, हाँ, पाश्चात्य विश्व ने बताया है उदारतावाद, मानवतावाद, कि सारा विश्व का एक एक आदमी भाई की तरह है और पूरा विश्व एक परिवार है। कभी भी सीमाओं में नहीं बंटना चाहिए कि भारत है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है। और आज आप देख भी रहे हैं बदलते विश्व में, 1990 के बाद पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के तौर पे बदल रहा है ना। इसमें क्या प्रतिबंध रखना है? पढ़ने के लिए आप अमेरिका जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, और फिर कह रहे हैं कि भारत मेरा महान है। तो महान है ही। अरे भाई, तो बाकी देश खराब है, ये नहीं। वो तो डिसऑर्डर आपको मानना पड़ेगा कि एशियाई देशों में सभ्यता का मापदंड अभी वो विकसित नहीं हुआ है जो कि पाश्चात्य विश्व में विकसित हुआ है। इसको आप खुले मन से स्वीकार कीजिए, मानिए इस बात को। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जाइए देखिए वहां पे बर्बरता में अंग्रेजों के संदर्भ में बोला कि अंग्रेज कहते थे कि भारत एक बर्बर देश है और हमारे ईसाई धर्म का ये संदेश है कि यहाँ पे तो अंग्रेजी कैसे बोलते थे तो खुद बर्बर ये सारी बात आप लोग का सही है, लेकिन वो जो कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे ना कॉपी में कि क्या कहते थे वो, भारत एक बर्बर देश है और हम पश्चिमी विश्व का विकास पहले हुआ है, ये कहते थे वो, पूर्वी देशों का विकास नहीं हुआ है। तो पहले ये भी कहते थे सबसे पहले दुनिया में हम ही आए हैं, दुनिया की सभ्यता नहीं थी, पहले उन्हीं लोग की सभ्यता। लेकिन तो ये जो आप कॉपी में लिखेंगे एग्जामिनर को कि अंग्रेजों का शिकायत, अब पूछा जाएगा 1857 का विद्रोह, आपसे ऐसे पूछ रहे हैं आपसे तो नंबर देगा, लिखेंगे जो आप बोले वैसे आपसे बस कहिए कि हाँ भारत एक बर्बर देश है, अंग्रेज ऐसा कहते थे, उन्होंने स्वामी जाति की अवधारणा बताई। और आप व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे तो माना जाता है कि पश्चिमी विश्व पहले सभ्य हुआ था और पूर्वी विश्व मतलब सिर्फ भारत नहीं, बाकी जो भी देश हैं वो बाद में सभ्य हुए थे। ये अपने समाज के लिए सब स्लोगन रखिए, भारत मेरा महान है, भारत से ही ज्ञान का दीप जल के पूरे विश्व को आलोकित किया था, इसे बोलिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखिए ऐसे कि अंग्रेजों ने क्या कहा था। और ऐसे माना जाता है, भाई आप सुने हैं ना, पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास के किताब में भी कि रोम यूनान थे कि नहीं पहले विकसित, यस सर मानते हैं ना, वो पश्चिमी विश्व है, वो विकसित हो गए थे पहले ही। तो हर चीज के रैंकिंग में 1 पे आते हैं फिनलैंड ये सब फालतू अभी का बात नहीं कीजिए, रैंकिंग तो मिस वर्ल्ड बना दिया जाएगा कोई भारत की लड़की को, क्या के लिए, यहाँ पूरा प्रोडक्ट उसका बिक जाए भारत में, ठीक है, किसी भी लड़की को चाहे देखने में कैसा भी हो मिस वर्ल्ड बना सकता है। वो इससे फंडामेंटल राइट अमेरिका में पहले आया सर, हम लोग उसका कॉपी सब कुछ कॉपी किया हम लोग। हाँ वही कहीं ना कहीं सब वो लोग था, कब तो हम लोग उसका चीज ये बता ग्लोबल रैंकिंग में प्रेस वाले इंडेक्स में हम लोग का इतना कम रैंक आता है, 161वां रैंक पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी हमारे मीडिया में है, तब तो वो रैंक हो जाता है। अरे चीज गलत कैसे हो गया सर, अभी जैसे हंगर इंडेक्स निकला है, कोई भी इंडेक्स निकला, वो लोग टॉप करते हैं। अमेरिका के सिटीजन्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हर चीज है सर, मतलब वहां पे अगर आप जन्म ले लेते हैं, इसलिए तो बॉर्डर पार करके सब अमेरिका जाना चाह रहा है, एक बार वहां जन्म मिले उसके बाद तो उद्धार हो जाए। लेकिन भारत में वही बात नहीं है सर, तो कहीं ना कहीं वो तो डेवलप है, मानते हैं ना, बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि हम वहाँ के वासी हैं इसलिए हम बड़ाई कर रहे हैं, निष्पक्ष बात हम करते हैं। इसलिए ये नारा देना कि यहीं से ज्ञान का ज्योति बाहर बोला गया था, बेकार बात है। हम मानते हैं स्कॉलर पैदा हुए थे, यहाँ से गणित गया था, साइंस गया था, सब कुछ गया था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भारत को महिमा मंडित करें हम, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों को। आखिर ये कब सुधार होगा? बिजली, लाइट और पानी, यही 3 समस्या यहाँ पर मेन है। यही आज तक 65 साल हो गए आज़ादी के, यही नहीं सुधरा। इस जगह पर बैठ के आप पूरे भारत का कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाइए देखिए क्या स्थिति है। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो इस तरह का दृष्टिकोण रखिए, नहीं तो आप मिलेंगे रोड पर, चलिए रामचरितमानस केवल बोल दीजिए, देखिए तो 20 तो बोलने वाला उस पर रहेगा। एकदम इवेंट बताता है, शंकर जी वहां से ऐसे उतरे पहाड़ से तो जो पार्वती जी मिल गई, पार्वती जी मिल गई तो आगे जुलाहा मिल गया। अरे कहानी का कमी है, हम खुद सुनते हैं भाई, खाली टॉपिक उठाइए देखिए। हमको ये समझ में आता कि इसको कहाँ से पता है कि शंकर जी कहाँ उतरे थे, खाली कहानी गल। मतलब धर्म को यहाँ एक आवरण दिया गया है, ठीक है ना। कल आप क्लास में बोले थे कुछ भी कीजिए गलत, जय शिव करते रहिए, सब ठीक है। ये धर्म जीविका का आधार भी है यहाँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप तिरुपति के मंदिर में जाइएगा तभी भगवान से भेंट होगा, जाइए वहां पैसा लगेगा तब भेंट हो पाएगा। अब घर में भी, अपने रूम में भी अगरबत्ती दिखा के भगवान से मिल सकते हैं। नहीं देखते हैं आप, बिना पैसा दिए जा सकते हैं? पैसा खर्च कीजिए तभी आप जाइए। तो क्या बता रहे थे हम? सामाजिक सांस्कृतिक रूप से अंग्रेज कह रहे थे कि भारत जो है असभ्य, पिछड़ा हुआ देश है, इसको सभ्य बनाने के लिए हमारा शासन करना यहाँ जरूरी है।
और इसमें बहुत सारा कारण है। कभी भी भारतीयों को ऊंचा पद नहीं देता था, सब क्लर्क तैयार करता था। मैकॉले का एक मान्यता था कि रंग में भले भारतीय हों लेकिन दिमाग से वो ब्रिटिश मशीन की तरह कार्य के क्लर्क बनाना था सिर्फ, ठीक है। ऑफिस में बाबू से ऊपर नहीं जाते थे, ठीक है। और भी अपमान करता था, उसको अपमान का कोई सीमा नहीं था। हमेशा ट्रेन का डब्बा वाला जानते ही आप, 3rd क्लास में जाना देता था, ठीक है। और 1945 में विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था आजादी के समय कि भारत आजाद तो हम कर रहे हैं लेकिन भारत अगले 50 सालों में बहुत गंदे लोगों के हाथ में चला जाएगा। आज की स्थिति से तुलना कीजिए कि उसका भविष्यवाणी प्रेडिक्शन सही था कि नहीं था। उसने कहा था कि भारत आजाद हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रजातंत्र के नाम पे यहाँ पे ऐसे लोग देखें। अब ईमानदारी से बताइए तो प्रजातंत्र में कम ही लोग पढ़े लिखे और कम लोग आए हैं, बाकी जिसका बाहुबली है, जो सामाजिक आधार क्रिमिनल है, वो भरा हुआ है कि नहीं प्रजातंत्र के अंदर। तो उसका प्रेडिक्शन गलत तो नहीं था। दिमाग रखते थे अंग्रेज, ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण था। और लास्ट जो आप बता रहे हैं तात्कालिक कारक, वो भी एक पॉइंट था। चर्बी लगा था सुअर का और गाय का, जिसको दांत से खोलना पड़ता था। तो किसी ने अफवाह फैला दी थी, जरूरी नहीं था कि लगा ही हो, ठीक है। किसी ने अफवाह फैला दी कि अंग्रेज जो चाह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, तुमको ईसाई बनाना चाह रहे हैं। ये भी अफवाह था, र्यूमर था। बस पूरे सिपाही समझ गए कि वास्तव में यही स्थिति है और अंग्रेज हमेशा तुमको गुलाम रखना चाह रहे हैं। तब इन सारे कारणों के मिले जुले परिणाम के कारण 1857 का विद्रोह हुआ और सिपाहियों ने इसमें पहली भागीदारी ली। और बिहार और यूपी के अवध के हर घर से एक आदमी सिपाही रहता था, इसलिए इस विद्रोह का व्यापक रूप से फैलाव हो गया। आज भी देखेंगे आप बिहार यूपी में कि ग्रामीण घरों में एक आदमी, अगर कुछ भाई कृषि कार्य से जुड़े हैं तो एक न एक आदमी फौज में जरूर रहता है, चाहे वो आईटीबीपी में हो, सीआरपीएफ में हो, आर्मी में हो, रहता है जरूर मोस्टली। इससे क्या हुआ कि जब आपके घर का व्यक्ति उस विद्रोह में शामिल हो तो आप खुद से भी प्रेरित होंगे कि हम भी इस विद्रोह में मदद करें। हम, ये हमारा भाई हमारा है जो इस विद्रोह के लिए लड़ रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है। तो इसलिए ये विद्रोह का फैलाव हो गया। और देखिए मुगलों की कितनी इज्जत थी, कितना लोग, भारतीय लोग भावनात्मक लगाव रखते थे मुगल शासकों से। या आप सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, उस समय विद्रोहियों ने, सिपाहियों ने समझा कि हमारा राजा कौन है, जबकि मुगल डिक्लाइन पर थे, खत्म हो रहे थे मुगल। फिर भी उन्होंने इमोशनली मुगल शासक को अपना राजा माना और विद्रोह का नेता बना दिया बहादुर शाह जफर को। ये कितनी श्रद्धा थी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब मुगल खराब है, मुगल को हटा दीजिए, ठीक है। नेता कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर अच्छे से पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि मुगलों का बहुत बड़ा योगदान है भारत में, ठीक है। जो भी संविधान में कॉम्पोजिट कल्चर जो देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत, ठीक है ना, सर्वधर्म संभाव देखते हैं, 25 से 28 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सारा कुछ किया हुआ किसका है? अकबर महान का किया हुआ है, ठीक है ना। अकबर ने ही एक कंपोजिट कल्चर को भारत में इंस्टीट्यूशनल तौर पे डेवलप किया, संगठनात्मक तौर पे डेवलप किया, इसलिए अकबर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और अकबर ने ही भारत में एक समन्वित हिंद इस्लामी संस्कृति को स्थापित किया, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया गया है, ठीक है ना। क्योंकि भारत में एक परंपरा रही है कंपोजिट कल्चर। तो संविधान निर्माता जो थे, बहुत कुछ लिया है मैंने अमेरिका से, ब्रिटेन से, लेकिन जो पहले से जिस जीवन व्यवस्था में आदमी रहा आ रहा है उसको भी एडॉप्ट किया संविधान निर्माता। और संविधान का 2/3 हिस्सा किस एक्ट से लिया गया है? हाँ, उसका कारण क्यों है? उसी एक्ट से भारत रहते आ रहा है, ठीक है ना। आदमी अभ्यस्त हो गया वैसे एक्ट के प्रावधानों से, इसलिए उसको ले लिया गया। संविधान निर्माता हम ही और आपके जैसे आदमी थे, कोई बाहर के आदमी नहीं थे, ठीक है। और इसी कारण माना जाता है कि
ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह हो गया था, क्योंकि विद्रोहियों ने विद्रोह की कमान अपने हाथ में नहीं रखी, बल्कि बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया। ठीक है, लेकिन इस सब कुछ ठीक है कारण, लेकिन इस विद्रोह की कई कमियां हैं। क्यों ये असफल हो गया? इसमें कुछ वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया सर, जो मानते थे कि अंग्रेज आए हमको सभ्य बनाने के लिए, और ये लोग झगड़ा करके भगा देते थे। लीडरशिप का कमी नहीं, लीडरशिप का कमी था, काफी यूनिटी नहीं था, लीडरशिप जो है नेशनल लीडरशिप का अभाव है, सभी वर्गों का अप्लाई नहीं, क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज मोटो के लिए जब अपना पर्सनैलिटी को तो लाते हैं। कॉजेस फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, ठीक है ना, क्या है कॉज, यही आप पर विचार करना है। क्या क्या कॉज है? पहला कॉज क्या है इसका? पहला तो कि ये जो विद्रोह था, इट हैड बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच। ये जो विद्रोह था वो पश्चिमगामी दृष्टि रखता था। इट हैड बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये पश्चिमगामी दृष्टि रखता था। यानी क्या मतलब हुआ इसका? यानी कोई नई व्यवस्था को एस्टैब्लिश करने की सोच नहीं थी। ये जो पहले से ट्रेडिशनल जो भारत में शासन प्रणाली थी, भारत में जो व्यवस्था थी, उसी को लाए जाने की बात थी। इन विद्रोहियों में कोई नया वैकल्पिक व्यवस्था लाए जाने का दृष्टिकोण नहीं था, क्योंकि इतने भी शिक्षित नहीं थे विद्रोही कि कोई अल्टरनेटिव, कोई वैकल्पिक सिस्टम, व्यवस्था लाने का रख सकते थे। ये पहला कारण, ठीक है। दूसरा कारण है कि इस विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता नहीं हुई थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट है आरसी मजूमदार का कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम। क्यों? क्योंकि आरसी मजूमदार के पहले बीटी सावरकर ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। हाँ, लेकिन आरसी मजूमदार ने इसको काट दिया कि न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम। आप स्टेटमेंट का लाइन ठीक से देख लीजिएगा, याद करके नहीं आया, ठीक है, यही रिलेटेड स्टेटमेंट। तो आरसी मजूमदार का कहना है, आरसी मजूमदार का क्या कहना है पूरा ओवरऑल विद्रोह के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, कि इस विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता नहीं हुई थी। सेना की भी सहभागिता की सीमाएं थी। ऐसा नहीं कि बंगाल के सारे रेजिमेंटों ने इस विद्रोह में शामिल कर लिया था अपने आप। ठीक है, ये लिखिएगा आप, सेना की सारी रेजिमेंटों ने भी नहीं हिस्सा लिया था। ऊपर से दक्षिण भारत की सैनिक रेजिमेंटों ने भी भाग नहीं लिया था, पंजाब में भी नहीं भाग लिया था। और जहां तक वर्गों की, सामाजिक वर्गों की सहभागिता की दृष्टि है की बात है, पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल क्लास, ठीक है ना, सामाजिक वर्गों की सहभागिता की बात है, सभी लोगों ने इसमें भागिता नहीं की थी। जैसे जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, इन्होंने इस विद्रोह से अपने को किनारा कर लिया था। देसी राजा जो थे, देसी राजवाड़ों के, और राजा भी भाग नहीं लिए थे। बाद में जब उनकी जमींदारी छीन गई तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था। ठीक ना, उसमें चाहे नाना साहब हो, झांसी की रानी हो, बाबू कुंवर सिंह हो, ठीक है, चाहे तात्या टोपे हो, इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण इस विद्रोह में अपने आप को शामिल किया था। और क्या कारण है इस विद्रोह के? इस विद्रोह का स्वरूप अखिल भारतीय नहीं था। इट हैड नॉट ऑल इंडिया नेचर, मतलब पूरे भारत में ये विद्रोह ने, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सीमित क्षेत्रों में और दिल्ली, इलाहाबाद के क्षेत्रों में ही सीमित रहा। यह अखिल भारतीय स्वरूप को नहीं भी बताता है। इस दृष्टि से इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रीय विद्रोह यह नहीं था। राष्ट्रीय विद्रोह उस विद्रोह को माना जाएगा जिसका प्रसार पूरे भारत वर्ष में हो, तब उसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए।
किसी क्षेत्र विशेष में सीमित होने से यह राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात कि इस विद्रोह के पहले भी भारत में विद्रोहों की एक लंबी परंपरा रही है और 1857 का विद्रोह इसी लंबी परंपरा के पराकाष्ठा को बताता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि यही इसी समय विद्रोह हुआ था, पहले भी हुआ था, और उस विद्रोह का आप रेफरेंस देंगे, नाम देंगे कौन कौन विद्रोह हुआ था, जैसे मुंडा, संथाल, चोर, हो विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है। दूसरी बात कि इस विद्रोह में बुद्धिजीवियों, जमींदारों और राजाओं ने प्रारंभ में अंग्रेजों को ही समर्थन दिया, देखिएगा, और बाद में ये विद्रोहियों के साथ हो गए। और सारे राजा भी ऐसे नहीं थे विद्रोहियों के साथ थे, राजाओं में भी बहुत सारे राजा विद्रोह के विरोध में थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। अब आपको पीटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए। तो इतना समझ गया ना विद्रोह का कारण और उसका असफलता का कारण। अभी एक टॉपिक और है, परिणाम। ये समझ गया ना कि विद्रोह क्यों हुआ, कारण क्या थे, और विद्रोह क्यों असफल हो गया। और इसी असफलता में ही विद्रोह का स्वरूप पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह का स्वरूप क्या था, व्हाट इज द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो ये जो असफलता है ना, वो स्वरूप हो जाएगा उसका। पहला स्वरूप क्या है, ये पश्चिमगामी दृष्टिकोण रखता था, यानी बैकवर्ड लुकिंग था, ये कोई नवीन व्यवस्था की स्थापना नहीं चाहता था। दूसरा बात, ये अखिल भारतीय स्वरूप नहीं रखता था, बल्कि क्षेत्र विशेष तक सीमित था। सिपाहियों की सहभागिता की दृष्टि से भी हर रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। तीसरी बात कि ये विद्रोह क्या कहते हैं उसको, ये विद्रोह जो था कोई राष्ट्रीय स्वरूप तो हो गया ना, राष्ट्रीय स्वरूप बता दिए ना, राष्ट्रीय स्वरूप नहीं रखता है। ठीक है। और विद्रोह का स्वरूप में और बताना है, विद्रोह कोई संगठित विद्रोह को नहीं बताता है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोहियों ने अलग अलग कार्यक्रम और नीतियों के साथ विद्रोह किया। और अगली बात, विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ बहादुर शाह जफर को नेता बना देने से नहीं समझा जाता है, कोई केंद्रीय नेतृत्व जो विद्रोह पर नियंत्रण रखे, इसका भी अभाव देखा जाता है। यानी विद्रोह एक अलग थलग घटना के तौर पर थी, और तात्कालिक तौर पर विद्रोह में एकता जो स्थापित हुई थी, उसका आधार शासकों और जमींदारों की व्यक्तिगत स्वार्थपरता थी, क्योंकि इनकी जमींदारियां छीनी जा रही थी, इनके रियासतें छीने जा रहे थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह में सहभागिता की। ऐसा नहीं कि इनकी विद्रोहियों के साथ कुछ सहानुभूति या सद्भावना थी। ऐसे लिखिए डायरेक्ट। अगर उसमें जुड़ा रहा कुंवर सिंह तो अपना दाएं बाएं बड़ाई कर दीजिएगा, ये वो किए, आरा किए, आरा से बक्सर गए, बक्सर से पटना गए, लिख के अपना। लेकिन वो लास्ट में अगर टेल क्वेश्चन होगा तब लिखिएगा, लेकिन जो हम जो बता रहे हैं वही लिखिएगा। यही आपका विद्रोह का कारण हुआ, और विद्रोह का असफल हो जाना क्यों हुआ असफल, ये बताना है। यही स्वरूप भी है, असफलता में ही स्वरूप भी है विद्रोह का। एक और टॉपिक बचता है इस विद्रोह के परिणाम, लेकिन वो बताएंगे नहीं हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं पीटी का। बताइए, इलाहाबाद में कौन विद्रोह का नेता था? प्रयागराज क्यों बोलते, इलाहाबाद बोलिए। हाँ, नरेंद्र मोदी के चेला बनना कोई जरूरी नहीं, बोलिए। इलाहाबाद अकबर ने लिखा है, इलाहाबाद बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, 100% क्लियर। फैजाबाद में अहमदुल्ला, और दिल्ली में बस गलत हो गया, बख्श खान। लखनऊ में ये तो बच्चा से पढ़े होंगे, याद है, ये इम्प्रेस नहीं हुए आपको बताने। अगला बताइए, बरेली में, हर जगह बेगम में आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, शानदार यार, ऐसे ही याद रखो। और बताइए, और क्या जगह है? कानपुर में तात्या टोपे, कालपी में नाना साहब, झांसी में झांसी की रानी, बिहार में हो गया काम खत्म। अब इसीलिए तो पूछे आप,
हम जान रहे थे कि नहीं जानते होंगे। पीर अली था, ठीक ना। पटना से बिहार पटने में है ना, पटना बिहार की राजधानी है। बिहारी में है। वो बाद में आए हैं। पीर अली ने ही पहले रोहिणी में हुआ देवघर से, और पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने कुंवर सिंह का बाद का योगदान है। कौन है नेता? पीर अली। कुंवर सिंह तो बाद में। लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है पीर अली का। कहीं मूर्ति उर्ति भी नहीं बनाना चाहिए ना बेली रोड वगैरह में, उनको उपेक्षित कर दिया गया है। कुंवर सिंह है, पवन सिंह उसी एरिया के हैं। पीर अली के हैं। कहाँ है जी? चिल्ड्रन पार्क हम गए हैं भाई। बाबू सभागार के सामने तब तो ठीक है, वही खोज रहे थे, कहीं नहीं है। गए हैं भाई चिल्ड्रन पार्क, पहले चिल्ड्रन पार्क हम जानते हैं, पीर अली पार्क हम नहीं जानते। बहुत कुछ है वहाँ पे, क्या क्या बताइएगा आप हमको। जाइएगा गांधी मैदान में। अरे मतलब चिल्ड्रन पार्क में जाइएगा तो कहने का मूर्ति यही है, हम गए हैं वहाँ। और बताइए, और कहाँ जगह से, कौन सा जगह बचा? अच्छा, कौन कहाँ पर विद्रोह को दबाया था? इलाहाबाद में किसने, कौन अंग्रेज ने विद्रोह को दबाया था? नील, कर्नल नील ने दबाया था। और दिल्ली में क्या नाम है, क्या बोले? दोनों मिल के दबाया था। और लखनऊ में कैंपबेल ने, और झांसी में यूरो। क्या बोला था वो? बोला था कि अकेली मर्द है एन- की रानी को एनसीईआरटी पढ़ के एकदम याद कर गए आप हैं? वो कहा है यूरोज कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द यही थी, झांसी की रानी की भूखा है। और कहा है बिहार में कौन दबाया था? और हाथ कौन काटा था कुंवर सिंह का? अच्छा, हाथ अपने से कटे थे वो? अरे यार, हम नहीं जाए। मानना पड़ेगा सर, कोई भी हाथ का नहीं प्रोवाइड कर। संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, वो मुझे बहुत रिस्क लगा हुआ। उससे हाथ काट पाएगा? आप लोग थे क्या वहाँ? सुनते हैं पुस्तक पैसा आता है कि हाथी काट के नाम प्रोवाइड कर। नहीं काटे हैं भाई, वास्तव में काटे हैं, हम ये नहीं कहूँ। नहीं, आप लोग इतना नजदीकी से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आप, वैसे ही हाल है। वो भी मार लिए चंद्रशेखर आजाद, वो पार्क भी हम गए हैं, पार्क में देखे हैं। सब कुछ चाहिए भी सुनते हैं, खुद से मोकामा जा रहे थे ट्रेन से, जा रहे थे पटना से मोकामा, उनको तो देख लिया। नंदलाल बनर्जी था वो दरोगा, वही देखो। उसको कोलकाता में लोग मार दिया। उस और का जगह बताना था 1857 के विद्रोह का। बरेली में कौन नेता बताए आप लोग? खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद में कभी नेता पूछा जाएगा तो लियाकत अली खान बोलिएगा, ठीक है। और दिल्ली में बख्त खान। और लखनऊ में बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर को लेकर, उनका पुत्र था वो। कितना टाइम हुआ अंकित? अच्छा ठीक है, 11 बजे तक क्लास। अब आपको परिणाम बता देते हैं 1857 का, ठीक है। और भी पूछना था पीटी का सवाल, लेकिन अब रहने दीजिए, पीटी क्या पढ़ के करिएगा।
विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ, बोले बताइए आप, अपने से बताइए एक आध लाइन। परिणाम यही हुआ सर कि अंग्रेज आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। ब्रिटिश कंपनी को सारे मतलब तो दबा दिया गया। पढ़ के लिखा भी कीजिए आप लोग, पढ़ के रोड पर निकल जाते हैं क्या, जहां निकले 5 मिनट सारा पॉइंट गायब हो जाता है। पढ़िए तो कोशिश कीजिए, लिख लीजिए क्या क्या पढ़े हम, नहीं तो वो भी पता नहीं रहता कि हम आज क्या पढ़े। और सोने के समय जो दूसरा बात सोचते हैं तकिया लगा के, यही सोचिए कि सुबह से अभी तक हम क्या पढ़े थे, ये खाली सोचिए। ये मत सोचिए कि हम क्या याद किए हैं, तो ये देखिए कि हम आज क्या क्या पढ़े, तो आपको दिमाग में रहेगा कि आज हम ये टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, ये नहीं कि तकिया लगा के व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, तभी आप याद रहेगी। देखिए पहला परिणाम बता दे रहे हैं। पहला परिणाम हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटेन के सम्राट को भारत का शासक समझा गया, या ब्रिटेन की महारानी को। ठीक है, एक ही बात हुआ। ठीक है, विक्टोरिया और क्वींस प्रोक्लेमेशन जो होता है इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को घोषणा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? इलाहाबाद में क्वीन प्रोक्लेमेशन, रानी की उद्घोषणा, ये कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया और उसमें कहा गया कि हम भारत में विकास चाहते हैं, कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, एक दिखाने के लिए था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब से भारत में समाप्त किया जाता है। ठीक है, और उसी के लिए 1858 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1858 आया था। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नई नीति शुरू की, विभाजन और प्रतितोलन की नीति कहा जाता है। उनको ऐसा लगा कि भारत में ये जो सिपाही हैं बहुत बड़े विद्रोही हैं, तो अब सिपाहियों की भर्ती में भी उन्होंने जातीय आधार पर भर्ती करना शुरू किया, जैसे यहाँ जो हो रहा है जातीय जनगणना। ठीक है, कि विभाजन और प्रतितोलन मतलब पहले बांटो और एक दूसरे को काउंटर रखो, 2 आदमी एक जाति के हो, दूसरा 2 आदमी दूसरे जाति का, यानी फूट पैदा करने की कोशिश की अंग्रेजों ने। सेना में गोरखा को, नेपाली को भर्ती किया गया। ठीक है, और इसको विद्रोहियों के विरोध में तैयार किया। दूसरा कारण किया गया कि राजाओं को कुछ अधिकार दिया गया, राजाओं को कुछ टाइटल दिया गया, सुपर स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे बड़ौदा, गायकवाड़, पटियाला, नाभा के राजाओं को कुछ टाइटल दिया गया, सुपर स्टार ऑफ इंडिया। ये सब टाइटल दिया गया। हाँ दिया गया, तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, तो सिनेमा का टाइटल, सिनेमा नहीं है ये, दिया गया। क्यों? नवाब बहादुर राय दिया गया कि आप श्रेष्ठ हैं और आप भारत के शासक हैं, हम आपको इस तरह का टाइटल दे रहे हैं। राजाओं हैं, अरे तो हम क्या अलग से अपने से हम थे क्या वहां पे? हम बुला रहे हैं अपने से, सुनिए मेरी बात। सुपर स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया टाइटल राजाओं को दिया गया। राजाओं ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम समर्थन करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जमींदार वर्ग को भी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करने का कोशिश किया, क्योंकि वो जानते थे कि 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने हमारा विरोध नहीं किया था। इसलिए जमींदारों को कहा गया कि आपके इस अधिकार को, जमींदारी के अधिकार को हम पुष्ट करते हैं, रेटिफाई करते हैं और आपके अधिकार को बहाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने राजाओं के गोद लेने के अधिकार को जारी रख दिया। जारी रख दिया मतलब बहाल कर दिया कि हाँ आप गोद ले सकते हैं, कोई हम आपके राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात कि अंग्रेजों ने इसी एक्ट के बाद एक इतना गलत काम किया जिससे भारत विभाजित हो गया। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इस विद्रोह का मुख्य कारण मुसलमान वर्ग, ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह जफर नेता भी थे। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति अख्तियार कर ली और 1860 से 90 तक मुसलमान उपेक्षित रहे और बल्कि हिंदू को ज्यादा तवज्जो दिया जाता और मुसलमानों का
सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सेवा में जो सर्विस होता है गवर्नमेंट, उसमें, सेना में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन कम हो गया और मुसलमान पिछड़ेपन के शिकार हो गए। और 1875 के बाद सर सैयद अहमद खान ने इस तथ्य को समझा और उन्होंने अंग्रेजों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए मुसलमानों से कहा कि नहीं, अंग्रेजों को क्रोधित मत करो, बल्कि अंग्रेजों की लॉयल्टी को प्राप्त करो, अंग्रेजों की सद्भावना को प्राप्त करो, तभी हमारा इस कौम का विकास होगा। और उन्होंने अलीगढ़ के एक प्रिंसिपल थे थियोडर बेक, उनके साथ मित्रता थी उनकी, उनको प्रभावित किया और मुसलमानों के लिए अंग्रेजों से अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए आग्रह किया। और 1890 के बाद 1885 के बाद ही उन्होंने कांग्रेस के विरोध में एक संस्था की स्थापना की। बनारस के राजा, काशी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कांग्रेस के विरोध में बनी थी। और इस संस्था का उद्देश्य था मुसलमानों के प्रति अंग्रेजों के दृष्टिकोण को बदलना और उनकी सद्भावना को प्राप्त करना। और 1890 तक मुसलमान जो थे पिछड़ गए थे और धीरे धीरे फिर मुसलमानों को विकास का रास्ता दिखाई पड़ा। तब तक देर हो चुकी थी और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे भी ये बहुत बड़ा कारण है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का। इसके लिए अंग्रेज जिम्मेवार है, ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने भागीदारी कर दी थी और अंग्रेज कुछ बेवकूफ भी थे, वो समझ गए कि मुसलमान वर्ग ही इस विद्रोह के लिए मुख्य साजिश करता है, ठीक है। और भी परिणाम है, कितना जानिएगा। बेंजामिन डिज़रायली एक ब्रिटेन का नेता था जिसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध बताया है। एल.ई.आर. रीज ने ईसाई और बर्बरों के बीच युद्ध बताया, ठीक है। बी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, ठीक है। और एसेंशियल ने सिपाही विद्रोह कहा है, ऐसा है, ठीक है। बहुत सारा पीटी का सवाल है, जाके पढ़िए घर में जाके, ठीक है। सबसे पहला काम है शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने आप को बदल दीजिए। यहाँ से जाइए घर, अब जाके बढ़ के पढ़िए पूरा 1857 का पूरा सारा सवाल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि थोड़ी देर में हम क्लास बंद करेंगे। ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करना चाहिए, काम का बात आपको बता दीजिए, ठीक है। जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप। सर ये स्टेटमेंट तो किस में दिखेगा? जब मान लीजिए था किताब में, किताब खोलिएगा नहीं, सर अगर मेंस में आएगा तो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना। नहीं, भरसक स्टेटमेंट से बचना चाहिए, परिभाषा भी नहीं लिखना चाहिए। लिखिएगा फंस जाइएगा। अपने भाषा में लिख सकते हैं आप, फलाने ने ये कहा है, ठीक है। ये नहीं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड किताब में लिखा रहता है, वैसे मत लिखिएगा, भुला जाइएगा तुरंत। राइटिंग भी स्मार्ट होना चाहिए, ठीक ना, जैसे दिखने में लगना चाहिए वैसा राइटिंग में भी होना चाहिए स्मार्टनेस। कोई कहता है कि बस पढ़ने लायक को तुम्हारा टॉपिक पढ़ा जा सकते हैं, और इतना नहीं कि मोदी जी से राइटिंग बैठाने के चक्कर नहीं, पढ़ने लायक होना चाहिए, लेकिन तो बढ़िया लिखिएगा। हर चीज सुंदर चीज, हर चीज हर आदमी को अच्छा लगता है। आपको नहीं अच्छा लगता सुंदर चीज? रोड पर चलते हैं तो करेंगे, राइटिंग में पढ़ दोनों एक ही है। एक होता है कि सर पढ़ नहीं पा रहा है, जब एकदम साफ साफ पढ़ ही रहा है तो हम जानबूझ के लिखेंगे इतना ही कि एग्जामिनर केवल देख लेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत समय रहता है लिखने का। टाइम कैसे आपको खत्म होगा? टाइम बहुत रहता है, नहीं होता है ऐसा। उतना देर में आदमी पंखा उंखा भी देखता है, बॉल भी देखता है, बहुत टाइम रहता है। सब कहाँ बहाना है, कौन चेक कर रहा है, नहीं आता है ना वो बॉल देखने लगता है। मतलब बहुत टाइम रहता है। कौन आ रहा है गार्डिंग करने, वो भी देखता है। लेकिन आपको याद नहीं रहेगा तब आप देखिएगा, आराम से टाइम रहता है, लिख दीजिएगा। अच्छा राइटिंग भी उसी में आएगा, साइन कराने आएगा बीच में, जब आएगा तब मन करेगा एक थप्पड़ दे उसको, उसी में पॉइंट याद रखिएगा। वो आएगा लिखवाए में तो भूल जाइएगा। पहले से
हाँ, जब लिखने लगे तभी आएगा। तो जान के हम इतना ही लिखेंगे। सुनिए बात, काहे ऐसा लिखेंगे कि केवल एग्जामिनर देख ले मेरा, तो बढ़िया लिखिए, जरूर फायदा होता है बढ़िया लिखने से, कुछ नंबर मिलता है एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है। ऐसा जितना कॉपी रहता है तो कहता है कि शुरू में तुम्हारा कॉपी मिलेगा नंबर देगा, अंतिम कॉपी। पहले तो बात कम कीजिए, जानता कुछ नहीं है सब समाज में, न कभी देखा है कैसे कॉपी चेक होता है, बात करता है ऐसा बड़ा। हाँ सर, वही बोलता है कि तो अच्छा नहीं लिखोगा तो इसी चेक कर देगा। बीपीएससी में भीतर देखिएगा तो लाल बिल्डिंग होगा, उसी में कॉपी चेक होता है। अब लाल उसका रंग नहीं होगा, हो सकता है इंटरव्यू वाला सेक्शन में जो पीछे जाता है रास्ता, उसके अंदर हो सकता है पेंट हो गया हो। नहीं अभी भी है, लाल है ना। दरवाजे से पेंट होता है। नियम ये है कि वहां से उठना नहीं है कि कॉपी चेक करने को, चाय पानी सब वही करना है, ये नहीं कि आप बाहर चले जाइए, मना किया गया है। 4 लोग का स्लॉट जाता है। और जाता कौन है कॉपी चेक करने? जो बहुत मैच्योर्ड आदमी होता है, एजेड आदमी होता है, नया आदमी नहीं जाता है, समझे ना, कि आपका अच्छाई देख के नंबर दे दे, ठीक है। कॉपी में लिखेगा सर। हाँ, बस कंटेंट, कोई उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है आप कौन है क्या है, इसलिए लिखिए, बढ़िया लिखिए। और कोई जो सिखाता है उसके पहले तो कमीशन के बारे में, आईएएस पीसीएस के बारे में समाज में कभी बात ही नहीं करना चाहिए। तरह तरह का आपको सलाह देगा, खुद किया नहीं आज तक, लेकिन आपको डीमोटिवेट कर देगा। हो सकता है कुछ दिन बाद आपको ऐसा भी मिले, अरे यार कहाँ फंस गए तुम, बहुत मुश्किल है बीपीएससी का, वो बहुत कम बात करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, क्या जरूरी है बताने का? शाम को चाय वो पीते हैं बाहर, क्या निकल के डिस्कशन मत कीजिए अपना स्ट्रेटजी, अपना रणनीति, हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है, कोई किसी का नहीं है। भारत में या पूरे विश्व में कोई किसी का नहीं है, ध्यान रखिए। आप इल्यूजन में हैं, अद्वैतवाद के शरण में जाइए, भ्रम में है कि आप अपना है। रोड पर भी देखते हैं तो आपको लगता होगा ये सब अपना है, कुछ नहीं है, सब मोह माया, मजाक नहीं। अब आपको लगेगा कि हम बाबा राम रहीम बन रहे हैं अब सही बता रहे हैं, सब इल्यूजन में आदमी है। कुछ जब एज जाएगा ना, पहले जो आपका व्यक्तिगत उपलब्धि होगा वही काम आता है। कोई जो भी रिलेटिव है, चाचा मामा फूफा जो भी है, कोई काम नहीं आएगा। आप आपको बीच बीच में सहानुभूति पूर्वक बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, आप बात से प्रभावित हो जाएगा, अब उसके पीछे आप दौड़ जाइएगा, लेकिन वो बीपीएससी नहीं करवाएगा आपको। यहाँ कॉपी में लिखिएगा तभी सिलेक्शन होता है, और कहीं लिखा हुआ नहीं कि मुखर्जी नगर में रहेंगे तभी आप पास करेंगे। लोहानीपुर पटना का सबसे खराब जैसा एरिया है, वहां भी रह के आप आईएएस बन सकते हैं, मेरा अपना मानना है। कॉपी में नहीं लिखना है मुखर्जी नगर में रहते थे कि लोहानीपुर में रहते थे कि बोरिंग रोड, कहाँ लिखा रहता है। बहुत कम बात कीजिए, समाज में 90% 85% बेकार आदमी है। और किसी का आकलन कपड़े से मत कीजिए, अगर वो ज्यादा गेटअप बना के आ रहा है तो समझ लो वो बढ़िया आदमी है। तो खराब होता है वही ज्यादा गेटअप बनाता है, अपने आप को ढकता है वो, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस ज्ञान से होता है, बिल्कुल है, बहुत सारा मेरा अपना अध्ययन है। जो कॉन्फिडेंस, जो ज्ञान रहता है, जिस बस कुछ भी पहन के कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर। अरे भाई अब देखा है मैंने कि जो आदमी वो अनसोशल एलिमेंट्स को भी मैं बता रहा हूँ, वो ज्यादा अच्छा गेटअप रख के अपने आप को ढकता है, अपने कमियों को छुपाता है। आप देखिएगा, सर्वे कीजिए, 2-4 दिन कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा। हाँ तो समाज में ही कह रहे हैं, देख के ही समझ सकते हैं। हम ही नहीं करेंगे फटाक पुराना पहन के आइए कहीं, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप, हाँ बिल्कुल साफ, एकदम साफ सुथरा से थोड़ी हमको आपत्ति है। हम कह रहे हैं कि जो बहुत अधिक शो ऑफ जिनका नेचर है, कौन करता है देखिएगा ध्यान से। प्राइवेट बैंक नहीं, आम आदमी भी करता है, जिसको बहुत प्राइवेट वाला जो भी आता है, ये जैसे एक साधारण विधायक है,
वो 2 गाड़ी से भी जा सकता है, एक में आदमी रहता है, एक में, लेकिन वो चलेगा 5 गाड़ी से। क्या है इसका मतलब? दबदबा दिखा नहीं, शो ऑफ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ जानता नहीं है, वो बन गया है विधायक। प्रशांत किशोर सारा विधायक की बात नहीं कर, लेकिन मैं ज्यादातर विधायकों को देखा हूँ एक ही साथ 5 गाड़ी से चलेंगे, है विधायक। प्रशांत किशोर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मैंने बात हम जनरल कर रहे हैं, कोई भी। ये हमारे कहने पर विश्वास मत कीजिए, आप देखिए समाज में। हाँ, उसको कहते हैं मार्केट बनाना। नहीं, लेकिन भोकाल को जो पढ़ा लिखा आदमी है वो पसंद नहीं करता है। जो पढ़ा लिखा है वो 2 मिनट में आपको पहचान लेगा, आप खड़ा होइएगा, आप समझ लेगा कैसा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पकड़ लेगा। ये लग जाता है ऐसा ग्रामीण इलाका में कि मेरे घर विधायक आ गया, बहुत बड़ा बात, किसी को नेता मानता है, मेरे घर राम आ गया, चाहे नेता कैसा भी हो, उसको लगता है कि बहुत अचीवमेंट, क्योंकि गांव का आदमी का दिमाग सरल है, सीधा है, अभी वो नहीं समझ सकता पेचीदी कि विधायक कैसा है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, उसका विकास नहीं हुआ, बाहर का एक्सपोजर नहीं लगा है। वो सीधा सोचता है कि हमारे घर पे विधायक आ गए, बहुत बड़ा उपकार किए हमको, इसलिए समझता है। लेकिन विधायक भी आए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि वोट मेरा बिगड़े मत। और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, जय हिंद। हम बाकी कुछ और बात बोल देते हैं, लेकिन आप ये टॉपिक समझे कि नहीं? आप सुनता हूँ